तो लोग हमको क्या कहेंगे। वो देखो, लालची दादी की 5 पोतियां जा रही है। तुझे ना जूते खिलाने चाहिए। अरे तेरे कारण विमला के पति की तशरीफ बिगड़ गई। हाँ खिलाइए, आप भी जूते खिलाइए। मेरा तो जन्म ही जूते खाने के लिए हुआ है। शादी से पहले माँ कहती थी तू जूते खाएगी, अब सास बोल रही है मैं तो जूते खाने वाली बहू हूँ। हाँ। अरे मेरी प्यारी पोतियों, उठ जाओ, बच्चों सुबह हो गई है। नहीं दादी, सोने दो ना। बेटा तुम लोग भूल गए हो क्या, आज तुम लोगों को काम ढूंढना है। क्या दादी, हम नहीं उठ रहे हैं। आपको अपने काम पर जाना है तो जाओ, लेकिन ये काम वाम हमसे नहीं हो पाएगा। चंद्रावती कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। चंद्रावती वहाँ से अपनी मालकिन के घर चली जाती है और अपनी मालकिन के घर में काम करने लगती है। चंद्रावती की मालकिन चंद्रावती से बोलती है, अरे काकी, आज आप लेट कैसे हो गई? अरे मालकिन अब क्या कहूँ, आप तो जानती ही हैं कि मेरी 5 पोतियां हैं, उनको उठाने में समय लगता है और उनके खाने पीने का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। और आज वो उठ ही नहीं रही थी, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। काकी, आप मुझसे बड़ी हैं और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे मालकिन मत कहिए। अब शुरू से यही बोलती आई हूँ, तो अब आपका नाम लिया नहीं जाता ना मालकिन जी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आप अपना और मेरे घर का ख्याल रखना। इतना कहकर अब चंद्रावती की मालकिन वहाँ से चली जाती है और अब चंद्रावती भी घर की सफाई करने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी मालकिन की लिपस्टिक पर जाती है और वो उन लिपस्टिक्स को अपने हाथों में लिए खुद से बोलती है, अरे वाह, ये लिपस्टिक देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, क्यों ना मैं इसे चुरा लूं और अपनी पोतियों को दे दूं। आखिर वो भी तो लड़कियां ही हैं, उनका भी तो मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसको छुपा कर रख लेती हूँ। इस तरह वो उस लिपस्टिक को छुपा कर रख लेती है और कुछ ही समय बाद वो खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसको ख्याल आता है कि वो खुद से कहती है, नहीं नहीं, मेरी मालकिन को मुझ पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है और उनके इस विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। इतना सोचकर चंद्रावती वहाँ से अपनी मालकिन के कमरे में चली जाती है और उनके सामान को वापस रख देती है और उस सामान को निहारते हुए खुद से बोलती है, जब मालकिन आएंगी तब मैं उनसे ही मांग लूंगी। इस तरह अब वो अपनी मालकिन का सामान रख देती है और शाम को चंद्रावती की मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर आती है। दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी चंद्रावती वहाँ आती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन खाना बन गया है, आप कहो तो मैं क्या खाना लगा दूं? हाँ हाँ ला दो। और काकी, आज मेरी दोस्त भी यही खाना खाएगी, इसलिए आप इसके लिए भी खाना ले आना। जी मालकिन। इस तरह अब चंद्रावती दोनों के लिए खाना ले आती है। दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी वो टीवी पर देखती है जो न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी। आज की ब्रेकिंग न्यूज, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को 2 लाख रुपए देने का वादा कर रही है सरकार। ये न्यूज देख चंद्रावती मन में कहती है, हाय 2 लाख रुपए, लेकिन मेरी पोतियां तो बड़ी हैं, ऐसा करती हूँ उनकी उम्र छोटी करवा कर फॉर्म भरवा दूंगी। इस तरह अब वो वहाँ से चली जाती है तो वहीं किचन में जाकर चंद्रावती देखती है कि खाना बहुत बच गया है। ये देख एक बार फिर चंद्रावती के मन में लालच आ जाता है और वो खुद से कहती है, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इस खाने को अपने घर ले जाऊं। वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी मालकिन आ जाती है और अपनी मालकिन को देख चंद्रावती अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन ये खाना बच गया है, इस खाने का मैं क्या करूं? करना क्या है, कुत्तों को डाल दो खाना। वो मालकिन जी, मैं कह रही थी कि ये खाना काफी सही है और इसीलिए क्या मैं इस खाने को अपने घर अपनी पोतियों के लिए ले जाऊं क्या? अरे हाँ हाँ, वैसे भी कुत्तों को देने से ये होता है कि वो कभी कभी ही खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते। बर्बाद होने से ज्यादा अच्छा है कि यह खाना किसी के पेट में चला जाए। उसकी बात सुनकर चंद्रावती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी पोतियों के लिए वो खाना पैक कर लेती है, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वो अपनी मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आपसे मुझे एक चीज और चाहिए थी। हाँ हाँ कहो ना।
मालकिन, मुझे आपकी वो जो गुलाबी वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप मुझे मेरी पोती के लिए दे देती तो। अरे अरे कोई बात नहीं, आपको जो भी चाहिए आप ले लो। इस तरह अब वो अपनी मालकिन की लिपस्टिक ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मालकिन की दोस्त उससे बोलती है, यार कैसी नौकरानी पाल रखी है, ये तो एक नंबर की लालची है। तुझे पता है ये बहुत अच्छी है, मानती हूँ थोड़ी सी लालची है ये, लेकिन पिछले 10 साल से मेरे पास काम कर रही हैं और इनकी नीयत मेरे घर को लेकर कभी खराब नहीं हुई है। अरे वाह, बड़ी ईमानदार है फिर तो ये। लेकिन ये इतनी बूढ़ी होने के बाद भी काम क्यों कर रही है? क्या बताऊँ यार, इनके बेटे और बहू को गुजरे हुए काफी समय हो चुका है और इन काकी ने अपनी पोतियों की देखभाल अकेली ही की है और कर भी रही है। और इनकी 1 या 2 नहीं बल्कि 5 पोतियां हैं। जब से काकी के बेटे और बहू गए हैं, काकी ने अपनी पोतियों को कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ये आज भी काम करती हैं। इनकी पोतियाँ कितनी बड़ी हैं? सारी बड़ी हैं। क्यों ना हम इनकी 5 पोतियों को अपने ऑफिस में काम दिलवा दें? वेल आइडिया, बुरा नहीं है यार। इस तरह अब दोनों दोस्त आपस में बात करके सो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब चंद्रावती अपने घर जाती है तो वो अपनी पोतियों को खाना निकाल कर देती है और उस खाने को देख पांचों एक साथ बोलती हैं, क्या दादी, अब किस ले आई आपने खाना? बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाई हूँ। जब से माँ बाबा गए हैं तब से आपका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है दादी। बच्चों, मेरा लालच नहीं है, मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। दादी, लालची बन के आप हमारे बारे में नहीं सोच सकती हैं। आपको पता भी है अगर आपका लालच ऐसे ही बढ़ता रहा तो लोग हमको क्या कहेंगे? वो देखो, लालची दादी की 5 पोतियां जा रही है। दादी, क्या आपको अच्छा लगेगा ऐसे? चंद्रावती कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ खाना रखकर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन दादी बहुत बीमार हो जाती है और बीमारी की हालत में वो अपनी पोतियों से कहती है, बच्चों, अब मैं बहुत ही बूढ़ी हो गई हूँ, साथ ही बीमार भी हो गई हूँ। तुम बाहर क्यों नहीं जाती काम करने? अगर तुम भी बाहर जाओगी तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। दादी, हमें नौकरी कौन देगा? हमारी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। और वैसे भी दादी, आप बीमार हैं, लेकिन बीमारी की हालत में भी आपको लालचीपन नहीं जा रहा है। मेरे बच्चों, अभी मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो, और मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया है कि तुम अब बाहर नौकरी कर सकती हो। दादी सही कह रही हैं। अब हमें दादी की मदद करनी चाहिए। क्या यार, हमारी लालची दादी के झांसे में तुम भी आ गई? झांसे में आ गई मतलब? अरे शीतल, तुम जानती भी हो हमारी दादी लालच क्यों करती हैं? वो इसलिए क्योंकि वो चाहती हैं कि हम खुश रहें, हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए शर्म आ रही है। अगर तुम समझदार होते तो तुम दादी को इस एज में कहीं काम करने जाने देते ही नहीं। अपनी बहन की बातें सुनकर सभी की नजर शर्म से झुक जाती है और सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सब एक साथ अपनी दादी से माफी मांगते हुए कहती हैं, दादी, हमें माफ कर दो। हाँ दादी, हमने आपको कभी समझा ही नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बाहर जाकर नौकरी ढूंढेंगे, बहुत मन लगाकर काम करेंगे। उनकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको माफ कर देती है। तो वहीं उनकी बातें सुनते हुए चंद्रावती की मालकिन और उसकी दोस्त वहां आती है और उनको माफी मांगते हुए देख कहती है, पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारी दादी लालची है, लेकिन जब मैंने इन्हें पास से जाना तब मुझे भी ये अच्छी लगने लगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तुम लोगों को अपनी कंपनी में काम देने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनते ही अब दादी अपने हाथों को जोड़ते हुए धन्यवाद करती है और इस तरह अब उन 5 को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और दादी का भी लालच खत्म हो जाता है। गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। क्या है ये, दिखता नहीं क्या? प्रसाद का खाना है, बिना पूजा के झूठा कर रही है। जूता खाएगी क्या अभी? क्या माँ, खाना खाने से मना कर रही हो और जूता खिला दोगी? यही औकात है क्या मेरी इस घर में? औकात तो तेरी 2 कौड़ी की नहीं है। और अब ना ज्यादा चुचपड़ मत कर और जाकर खाना वापस रख दे। बिना पूजा के खाना झूठा किया ना तो सच में जूता उठा लेंगे हम। हाँ ठीक है, रख रही हूँ। अपनी बेटी को जूता खिलाने को कह रही हैं। सौतेली होती ना तो न जाने क्या करती। तब कहते नहीं, खिला ही देती। बेचारी शोभा, अब उसको प्लेट में डाला खाना वापस रखना पड़ता है। जिसके बाद वो नहा धोकर नीचे आती है। तब उसके घर में पूजा शुरू होती है।
जिसमें वो अपनी माँ और भाई कमल के साथ जाकर बैठ जाती है। ये पूजा उसके स्वर्गवासी पिता की बरसी की थी। पूजा खत्म होते ही शोभा न आओ देखती है न ताओ, सीधे रसोई में जाकर खाना प्लेट में डालकर खाना शुरू कर देती है। उसको ऐसे खाना खाते देखकर उसका भाई कमल बोलता है, देखो तो माँ कैसे भूखों की तरह खा रही है, खाना नहीं देते क्या आप इसको? अरे पूरा दिन जूता खिलाने से फुर्सत मिले ही ने, तब तो मुझे खाने दे। जैसे तुम्हारे काम है ना, तुम्हें जूते ही नसीब होंगे। और अपनी हरकतें ही सुधार लो, वरना आप तक माँ से ही जूते खाए हैं, ससुराल में सास से भी खाओगी। सास तो मुझे पलकों पर बिठा कर रखेगी, देख लेना इज्जत होगी मेरी मेरे ससुराल में। शोभा एक बेहद ही शरारती लड़की थी और उसकी पागलपंती वाली हरकतें उसको जूते खाने पर मजबूर कर ही देती थी। उसके इस बर्ताव के बावजूद भी उसके लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आता है और कुछ दिनों बाद एक उमंग नाम का लड़का अपनी माँ देवी के साथ शोभा के घर आता है, जहाँ लड़की को देखकर लड़के की माँ संध्या से बोलती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है और शांत है। मुझे भी ऐसी शांत स्वभाव की लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए थी, जो मेरे घर को संभाल ले। बाकी शोभा बेटा, तुमको खाने में क्या क्या पसंद है? जी जूते। क्या जूते? अरे आंटी जी, माँ तो मजाक कर रही हैं। मुझे तो खाने में सब पसंद है, बस खाना किसी और ने बनाया हो। बड़ी मजाकिया लड़की है। तो बहन जी, हमने तो बता दिया अपना फैसला, आप भी बता दीजिए। अगर बिटिया की हाँ है तो रिश्ता पक्का करें। जी जी बहन जी, हमें भी मंजूर है। दोनों परिवार आपसी सहमति से उमंग और शोभा का रिश्ता पक्का कर देते हैं और 1 महीने बाद रीति रिवाज से दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद अपने ससुराल की जिम्मेदारियां शोभा बखूबी निभाती है, लेकिन वो अपने चुलबुले अंदाज से कहाँ पीछे रह सकती थी, जिसके चलते एक दिन वो अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले आंगन में सोया विमला का कुत्ता देखकर खुद से कहती है, अरे रे, बेचारे कुत्ते को कैसे बांधा हुआ है। रुको मैं इसको खोल देती हूँ। वैसे विमला आंटी ने बताया था आजकल ये जंगली सा हो गया है, लेकिन है तो पालतू, घर में किसी को थोड़ी काटेगा। इतना बोलकर शोभा जैसे ही विमला के सोए हुए कुत्ते को खोलती है, उसके बाद उसकी सास उसको आवाज देकर बुला लेती है, जिस पर वो तो अपने घर निकल लेती है। लेकिन विमला का कुत्ता उठते साथ ही सामने से आ रहे अपने मालिक बद्री के पिछवाड़े पर जोर से काट लेता है। बड़ी मुश्किलों से कुत्ते को बांधकर विमला गुस्से में बौखलाई हुई देवती के घर आती है और बोलती है, ओ देवती, कहाँ है? और ये कैसी खुराफाती बहू लाई है? कहाँ है? जल्दी आ। हाँ, क्या हुआ विमला? क्यों अपने कुत्ते की तरह गला फाड़ रही है? पूरा दिन वो भी भौंकता रहता है और लगता है अब तेरे ऊपर भी उसका असर हो रहा है। मेरे कुत्ते का छोड़ और अपनी बहू का सुन। तेरी बहू ने जो आज काम किया है ना, उसके लिए तुझे उसे जूते खिलाने चाहिए। क्यों? ऐसा क्या किया मेरी बहू ने? अरे मेरे सोए हुए कुत्ते को खोलकर चली गई और उसने मेरे इनको काट लिया। जब तुझे और तेरी बहू को मैंने बता रखा था कि आजकल मेरा कुत्ता जंगली हो रखा है, तो इसने क्यों खोला उसको? तुझे किसने बोला बहू ने खोला कुत्ता? अरे खुद निकल गया होगा जंजीर से, जानवर ही तो है। इन्होंने खुद तेरी बहू को देखा था और ये उसको ऐसा करने से रोकते, उससे पहले ही वो ये कांड करके निकल ली। कसम से आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दोनों की बातों के बीच शोभा वहाँ आती है और उसको देख देवती बोलती है, बहू ये क्या सुन रही हूँ? तूने पड़ोसन के कुत्ते का चेन खोल दिया? हाँ माँ जी, बेचारा सो रहा था, तब भी उसको बांधा हुआ था, इसलिए मैंने खोल दिया। तू रुक, सच ही कहा विमला ने, तुझे ना जूते खिलाने चाहिए। अरे तेरे कारण विमला के पति की तशरीफ बिगड़ गई। हाँ खिलाइए, आप भी जूते खिलाइए। मेरा तो जन्म ही जूते खाने के लिए हुआ है। शादी से पहले माँ कहती थी तू जूते खाएगी, अब सास बोल रही है मैं तो जूते खाने वाली बहू हूँ। हाँ। शोभा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और देवती बेचारी विमला से अपनी बहू के किए की माफी मांगती है। लेकिन एक दिन शाम के समय शोभा अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी मुझे पैसे दे दो, मुझे जूते लाने हैं सर्दियों के लिए। क्यों? पहले वाले खाकर खत्म कर दिए? माँ जी मजाक मत करो, मुझे जूते खाने के लिए नहीं पहनने के लिए चाहिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपकी। मेरी बस यही प्रॉब्लम है कि तू कहीं और ऐसा काम ना करे कि लोग तुझे सच में जूते खिलाए एक दिन। माँ जी कहने की बात है कि मैंने जूते खाने वाले काम किए हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे जूता मारा नहीं, इसलिए मैंने कभी जूता नहीं खाया, ना खाऊंगी, क्योंकि लड़कियों को जूता मारना पाप होता है।
जैसी तेरी हरकत है ना कि कभी पड़ोसन का कुत्ता छोड़ देती है, कभी दुकान से खड़े खड़े 5-10 टॉफियां खाती है, लोगों ने सच में किसी दिन जूते मार ही देने हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे पैसे दे दो, मुझे जूते खाने नहीं लेने जाना है। देवती अपनी बहू को पैसे दे देती है, जिसके बाद सर्दियों के लिए गर्म जूते देखने शोभा एक दुकान में जाती है, जहां वो शोकेस में जूते देख रही होती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक जोड़ी जूते पर जाती है और वो उसे बहुत पसंद आते हैं। बिना कुछ पूछे, बिना प्राइस जाने शोभा जूते उठाकर सीधा अपने पैरों में डालकर देखती है और फिट आते ही उनको उठाकर एक स्टाफ से काउंटर का पता करके सीधा काउंटर की तरफ बढ़ने लगती है। इतने में जिस माया नाम की औरत के वो जूते होते हैं, वो अपने पति राजेश को बोलती है, अजी देखिए ना, वो लड़की मेरे जूते चुरा कर ले जा रही है। मैं सैंडल ट्राई कर रही थी, इतने में वो मेरे जूते चुरा कर ले गई। अरे अरे रुको तुम, मैं बताता हूँ। ऐसे लोग ना जूते चुराने के नहीं, जूते खाने के लायक होते हैं। अरे चोर चोर। राजेश चिल्ला चिल्ला कर सबको शोभा के आसपास इकट्ठा कर लेता है और फिर शोभा से बोलता है, अरे देखने में तो अच्छी खासी घर की लगती हो, पर ये जूते चुराते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी पत्नी यहाँ सैंडल लेने आई थी और तुमने उसका फायदा उठाकर उसके जूते ही चुरा लिए। हाँ, चोरनी कहीं की। ओ, मैंने कोई जूते नहीं चुराए, ये मुझे नए जूते लगे और पसंद आने पर मैं इसको खरीदने के लिए जा रही थी। ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो पकड़े जाने पर यही बोलते हैं, तुमको ये नए जूते लगे। अरे नए जूतों पर कोई टैग या प्राइस लगा होता है, इतना नहीं पता? सच में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं तो इनको खरीदने के लिए काउंटर पर ले जा रही थी। अरे काउंटर पे नहीं, तुम कल्टी हो रही थी। अरे ऐसी औरतें ना शरीफ औरतों के नाम पर धब्बा है। जान, मैं तो कहता हूँ ना, इसे जूता छीन लो और इसको जूता खिलाओ, तब जाके अकल आएगी इसे। जस्ट शट अप, मुझे जूते मारने की हिम्मत भी मत करना। अच्छा, अब तो खिलाना ही पड़ेगा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। माया अपने जूते छीनकर जैसे ही शोभा को मारने जाती है, उतने में वहाँ देवती आ जाती है और सबको सुनाती है कि उन्होंने उसकी बहू को चोर समझने की हिम्मत कैसे की। साथ ही वो सबसे सीसीटीवी चेक करने को बोलती है, जिसमें दिखता है कि शोभा ने जूते पहनने के बाद एक स्टाफ से बिलिंग काउंटर पूछा था, जिससे ये साबित हो जाता है कि शोभा ने चोरी करने के मकसद से जूते नहीं उठाए थे। ये जानकर माया और राजेश शोभा से माफी मांगते हैं। इस सब ड्रामे के बाद जब दोनों सास बहू घर आती हैं, तो शोभा अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप वहाँ कैसे आई? तूने पैसे लेने के बाद पर्स यहीं छोड़ दिया था, तो उसी के लिए तेरे पीछे पीछे आ गई थी। लेकिन जब तक मैं तुझे देखती हूँ कि तू कौन सी दुकान में है, जब तक तूने कुछ कांड ही कर दिया था। माँ जी, आज आकर आपने मुझे जूते खाने से बचा लिया। मैं आपसे हर काम सोच समझ कर करूँगी, ताकि आपको या मुझे कोई परेशानी न झेलनी पड़े। चलो अच्छा है, तुझे समझ तो आया कि तेरी हरकत जूते खाने वाली थी अब तक। शोभा की नासमझी भरी हरकतें उसे ये सिखा देती हैं कि हर काम सोच समझ के करना चाहिए, वरना कब कहाँ कैसे और किसके जूते खाने पड़ जाएं कह नहीं सकते। दामिनी सुबह सुबह घर के हॉल में बैठी होती है अपनी तीनों बहुओं, बड़ी बहू योगिता, छोटी बहू कंचन, तीसरी बहू पायल को बहुत आवाज देती है। कई बार आवाज देने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। तभी उसका छोटा बेटा पुनीत मॉर्निंग वॉक करके घर लौटता है और अपनी माँ को चिल्लाते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह अपनी एनर्जी वेस्ट करने में लग गई हो चिल्ला चिल्ला कर? कितनी बार कहा है आपसे ज्यादा जोर से मत चिल्लाया करो, लेकिन आप सुनती ही नहीं हो। उसके बाद कहेंगी गले में दर्द हो रहा है। बेटा चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? कब से तीनों बहुओं को चाय पानी के लिए आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तीनों न जाने रुई ठूस कर बैठी हुई है कानों में। इतनी जोर जोर से चिल्लाने पर भी कोई दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है माँ कोई काम कर रही होंगी, इसलिए उन्होंने सुना नहीं होगा। आप भी ना थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना, आ जाएंगी। हाँ हाँ, तू तो उनका ही साथ देगा, मुझ बुढ़िया की कौन सुनने वाला है। मैं चाहे भूखी मरूं या प्यासी, जब खुद का बेटा ऐसा बोल रहा है तो वो तो बोलेंगी ही। यहाँ बिना चाय के मेरा सर फटा जा रहा है। सच में मैं अपनी इन तीनों मनमौजी बहुओं से बड़ी परेशान हो गई हूँ। एक तो चल भी जाए, यहाँ तो तीन तीन है एक जैसी। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। आखिरकार मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना, कुछ फर्ज तो मेरा भी बनता है ना। नहीं, रहने दे बेटा तू। सच में बहुत मनमौजी लोग देखे हैं, लेकिन इन तीनों की तरह आज तक नहीं देखा। अपना दिल करेगा तो 4 बजे ही उठ जाएंगी और अभी तक 4 कप चाय पिला चुकी होती है।
अब जब मन नहीं करेगा तो एक बार भी नहीं पूछेगी, जैसे आज। अरे कोई बात नहीं माँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ गर्मा गर्म चाय। जब तक आप चाय नहीं पियेंगी ना, तब तक आप शांत नहीं होंगी। पुनीत इतना कहकर रसोई में जाकर चाय बनाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वो चाय लेकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, लीजिए माँ, गर्मा गर्म चाय पीजिए और अपने दिमाग को ना ठंडा कीजिए। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला है, जो अपनी माँ का इतना ख्याल रखता है, इतना प्यार करता है। बस बहुओं के मामले में मेरी किस्मत खराब थी, तभी तो एक नहीं बल्कि 3 मौजी बहुएं मिली है। माँ फिर शुरू हो गई। अब बस भी करिए ना और अपनी चाय को एंजॉय करिए। मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आता हूँ। पुनीत इतना कहकर अपने कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों भाभियां और उसकी पत्नी पायल कमरे में बैठी आराम से टीवी सीरियल देख रही होती है, जिन्हें देखकर वो टीवी बंद करके उनसे कहता है, आप समझ में आया कि आप लोग ना माँ की आवाज सुन क्यों नहीं रही थी? बेचारी कब से आवाज लगा रही थी। देवर जी, टीवी क्यों बंद किया? हाँ पुनीत, क्यों बंद कर दिया? चुप रहो तुम। भाभियों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ना वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन तुम्हें तो मैं कुछ कह ही सकता हूँ ना। किसने कहा था कि सुबह सुबह आकर टीवी खोल के बैठ जाओ तुम सब, हैं? वो भी मेरे कमरे में, जबकि तुम सबको पता है कि मेरा जो रूम है ना वो साउंड प्रूफ है। यहाँ बैठने के बाद ना बाहर की कोई आवाज नहीं आती है। हाँ तो कौन सा पहाड़ टूट गया? मेरा मन किया टीवी देखने का तो देखने लगी। हाँ, मन मौजी तो तुम ही हो, पता है मुझे, लेकिन ना अपने मन के साथ ना मेरी माँ का भी ख्याल रखा करो। बेचारी आप तीनों को आवाज लगा रही थी। ठीक है ना देवर जी, अब इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हमारा मन किया तो देखने लगे, बस भी करिए। सही कह रही हैं जेठानी जी। भाभी, अपने मन के साथ साथ ना दूसरों का मन भी देख लेना चाहिए। पुनीत की बात सुनकर तीनों वहाँ से चली जाती हैं। इतना समझाने के बाद भी उन तीनों पर कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ वो और ज्यादा मनमौजी हो जाती हैं। एक रोज दामिनी अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसलिए सरिता आंटी की बहू की गोद भराई में तुम तीनों चली जाना। माँ जी हम? हाँ तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? आगे हमारे बाद तुम लोगों को ही तो रिश्तेदारी निभानी है, और उनका हमारे घर में काफी गहरा रिश्ता है, इसीलिए जाना तो पड़ेगा ही। माँ जी, मेरा मन नहीं है कहीं बाहर जाने का। बड़ी भाभी चली जाएंगी पायल के साथ। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? वैसे मन तो मेरा भी नहीं है माँ जी कहीं बाहर जाने का। हाँ माँ जी, जेठानी जी सही कह रही हैं। और अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो क्या हुआ, आप आकर चली जाना। तुम लोग कितने मनमौजी हो। वैसे अपना मन करेगा तो पूरे दिन बाहर घूमती रहोगी। आज मैं कह रही हूँ तो तुम्हें नहीं जाना है। मुझे तुम्हारे मन की नहीं सुननी है, अपने मन की बतानी है। मेरे कमरे में तोहफा पैक करके रखा हुआ है, तुम्हें बस उनके घर जाना है, वरना उनको बुरा लगेगा। और मेरा हॉस्पिटल से आने का समय कोई पक्का नहीं है, कितना टाइम लग जाए, बस अब कोई बहस नहीं। दामिनी इतना कहकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अपनी सास के इतना कहने के बाद भी तीनों में से कोई भी गोद भराई के फंक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं। कुछ देर बाद तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। शाम के समय दामिनी घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहुएं घर पर ही हैं। तो वो गुस्से में अपनी तीनों बहुओं को आवाज देती है। दामिनी की आवाज सुनकर तीनों की आंखें खुल जाती हैं और वो भागते हुए कमरे से नीचे आती हैं। तभी दामिनी कहती है, घर के कामों में मनमौजी होने देती थी, लेकिन आज तुमने अपनी इस मनमौजी के चलते बाहर के लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी है। इतना छोटा सा काम दिया था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। माँ जी हम जाने ही वाले थे, लेकिन आराम करने लगे, उसी से आंख लग गई, पता ही नहीं चला हमें। हाँ माँ जी, चुप करो तुम तीनों। पता है मुझे तुम तीनों को बहुत अच्छे से। तुम्हारा मन तो सुबह से ही नहीं था जाने का। वो मुझे फोन करके कितना सुना रही थी। तुम्हें क्या पता, जिसकी 3 बहुएं होती है वो बहुएं ही बाहर से लेकर घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेती है, लेकिन जिसकी तुम जैसी मनमौजी बहुएं हो उसकी नाक कटना तय है। उनकी हर जगह बेइज्जती होनी लिखी है। अपना मन किया तो सारे काम किए, नहीं मन किया तो कुछ नहीं किया। दामिनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज दामिनी के पास उसकी छोटी बहन का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी भतीजी की विदाई की डेट फिक्स हो गई है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से मार्केट जाकर
बहुत सारी साड़ियाँ, गहने, तोहफे लेकर घर आती है और हॉल में रख देती है, जिसे देखकर उसकी तीनों बहुओं की आंखें खुल जाती हैं। तभी पुनीत भी कमरे से नीचे आता है और अपनी माँ को इतने सारे सामान के साथ देखकर हंसते हुए कहता है, माँ, इतना सारा सामान किस लिए? कौन सी मार्केट लूट कर आई हैं आप, और वो भी किस खुशी में? बेटा, वो तेरी मौसी का कॉल आया था, रानी की विदाई की डेट फिक्स हो गई है। ये सब सामान उसी के ससुराल वालों के लिए है। सगी मौसी है ना, इतना तो बनता है। हाँ, ये बात तो सही है माँ, लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है ना, तो आप कैसे जाएंगी? मैं नहीं जाऊंगी, बस सामान पहुंचाना है। माँ, खाली सामान जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं ना, भाभी और पायल को भेज देते हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, बस में बिठा देंगे तो आराम से पहुँच जाएंगी, और मैं लेने भी चला जाऊंगा। बात तो तेरी भी सही है, लेकिन ये मनमौजी है, तो जाएंगी भी या नहीं? माँ जी, हम तैयार हैं। ठीक है, लेकिन अपने मनमौजीपन के चलते कोई गलती मत करना। जी माँ जी। अगले दिन पुनीत अपनी भाभियों और अपनी पत्नी पायल को सामान के साथ बस में बिठा देता है। कुछ समय बाद तीनों अपनी मौसी के घर पहुंच जाती हैं, जहां पहुंचकर उनको अचानक याद आता है कि उन्होंने बस से विदाई में देने वाला सामान उतारा ही नहीं था। तभी वो घबराते हुए अपनी सास के पास फोन करके सारी बातें बताती हैं, जिसे सुनने के बाद वो गुस्से में फोन काट देती है और कुछ समय बाद खुद भी वहां पहुंच जाती है और अपनी बहुओं से कहती है, यही उम्मीद थी तुमसे मुझे। अच्छी तरह से पता है कि तुम लोगों को सामान लेकर चलने की आदत नहीं है। मन नहीं किया होगा सामान उतारने का। आज देखो, तुम्हारी इस मनमौजी के चलते कितना नुकसान हो गया। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। अपने हाथों इतना बड़ा नुकसान होने पर तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद तीनों दामिनी से अपनी गलती की माफी मांगती हैं, साथ ही दोबारा फिर कभी किसी भी चीज में अपनी मनमौजी ना करने का वादा भी करती हैं। लीलावती घर के मंदिर में भगवान की आराधना कर रही होती है। तभी उसकी चौथी बहू एनी अपने फोन का सेल्फी कैमरा चालू कर घर के मंदिर में आकर जोर से बोलती है, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। ये हमारे घर का मंदिर, जहाँ मेरी संस्कारी प्यारी सास जो है वो सासू माँ क्या कर रही हो? आरती गाकर पूजा कर रही हूँ बहू। सच में सासू माँ, मतलब आप आरती गाकर पूजा कर रही हैं? गाइस, देखा आपने, किसी की सास एक काम नहीं करती और मेरी सास दो काम एक साथ कर रही है, आरती गाकर पूजा कर रही है। आई एम वेरी लकी गाइस, वेरी लकी। हाँ, तू तो लकी है, किस्मत तो मेरी फूटी है। सासू माँ, वेट अ सेकंड, व्लॉग में आपके ताने आ जाएंगे, कैमरा ऑफ करने दो। इतना कहकर एनी फोन बंद करके रख लेती है। तभी एनी की बड़ी जेठानी पल्लवी सजी धजी सेल्फी स्टिक में कैमरा पकड़े मंदिर में आकर कहती है, एनी, जरा मेरी एक बढ़िया सी वीडियो शूट कर दे, अपने YouTube चैनल में शॉर्ट्स पर डालनी है। बहू, इतना साज श्रृंगार क्यों किया है? किसी की बारात में जा रही है क्या? नहीं तो सासू माँ, वो तो अपने YouTube चैनल पर साड़ी पर कैसा मेकअप कैरी करना चाहिए उस पर वीडियो बना रही थी, तो बस उसके लिए ही है। अरे दीदी, 2 दिन पहले ही तो आपने नॉर्मल मेकअप की वीडियो अपलोड की थी, फिर इतनी जल्दी दूसरी वीडियो क्यों बना रही हो? अरे चैनल पर एक्टिव रहना चाहिए ना, तभी तो व्यूज आएंगे, लोग कमेंट करेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे और तुम्हारी आगे की नौटंकी चलती रहेगी, है ना? अभी मंदिर में हूँ, वरना दोनों को ऐसी खरी खरी सुनाती ना। पूजा तो शांति से करने दो। सुबह सुबह ही फोन लेकर हेलो गाइस करने के लिए टपक पड़ती हो। पर सासू माँ, हम तो अभी तुम दोनों पूजा से पहले ही प्रसाद लेकर मानोगी क्या? दोनों अपना अपना फोन उठाए वहाँ से चुपचाप खिसक लेती हैं। कुछ देर बाद लीलावती नाश्ते के लिए किचन में पहुँचती है तो देखती है उसकी बड़ी बहू मानवी और छोटी बहू वर्षा 2 प्लेटों में बहुत सारे मोमोज और नूडल्स लेकर सामने फोन का कैमरा चालू कर खाते हुए वीडियो बना रही थी। तो आज हम जेठानी और देवरानी ये मोमोज और नूडल्स को खाने का चैलेंज करने वाले हैं। तो देखते हैं गाइस, मेरी देवरानी पहले खा पाती है या फिर मैं। देवरानी जी खाने के लिए तैयार? जी जेठानी जी। वाह वाह वाह, यहाँ सास को चाय तक नहीं पूछी और दोनों देवरानी जेठानी मोमोज और चाउमीन ठूसने बैठी हैं। सासू माँ, आप? वर्षा, कैमरा बंद कर।
नहीं नहीं बनाओ, ठूसते हुए वीडियो बनाओ। अरे सास का क्या है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद कुछ बचा कुचा नाश्ता लेकर कर लेगी, लेकिन तुम्हारे YouTube पर डालने के लिए खाने की वीडियो समय पर बननी चाहिए, है ना? सासू माँ देखो, ऐसे ताने मत दो। हम जेठानी देवरानी ने अपना YouTube चैनल शुरू किया है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वही तो सासू माँ, पता है हमारी छोले भटूरे वाली वीडियो पर पूरे 600 व्यूज हो गए हैं। अरे तो मैंने कौन सा तुम्हारे ठूसने या वीडियो बनाने पर रोक लगा रखी है? अरे अपने YouTube चैनल के चक्कर में अपनी बूढ़ी सास को क्यों भूल जाती हो तुम? अभी ये बता दो, मुझे नाश्ता मिलेगा या तुम्हारी खाने की वीडियो देखकर ही मुझे पेट भरना होगा? शांत माँ जी, अभी लगाती हूँ नाश्ता। लीलावती किचन से हॉल में आती है तो उसकी दूसरी बहू सुहासी जोर जोर से बोलते हुए अपने घर को रोस्ट करते हुए वीडियो बना रही होती है। तो लीलावती अपना कान बंद करते हुए कहती है, अरे नासपीटी, आज बाकी दिन से कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में नहीं बोल रही तू? गाइस लोग, आज हम सोचे हैं कि अपने घर को रोस्ट करते हुए वीडियो बनाएं। देखिए ये हमारे घर का किवाड़ है, मतलब देखिए कितने पुराने जमाने का किवाड़ है। इससे अंदर आएंगे तो सामने मिलेगा आपको एक टॉयलेट। मतलब हमको समझ ही नहीं आता है कि कौन झोपड़ी का इंजीनियर इस घर का नक्शा बनाया था। मतलब घर में घुसते ही पहले संडास देखने को मिलता है फिर। हे भगवान, मेरी 5 यूट्यूबर बहुओं में से ये सबसे छपरी यूट्यूबर है। अरे ओ बहू, बस कर, अपने ही घर की धज्जियां उड़ा रही है। सासू माँ, हमको ना वीडियो बनाने का कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए सोच रहे हैं कि आज घर पर ही रोस्ट का वीडियो बना दे। लो, हो ही गई वीडियो अपलोड। भगवान, इस पर कम से कम 10,000 व्यूज आ गए ना, आपको 2 नारियल चढ़ाऊंगी। दीदी, लगता है आज फूड चैलेंज वीडियो के चलते कुछ ज्यादा ही खा लिया। हाँ, अब लंच तक तो कुछ नहीं खाया जाएगा। सासू माँ, मैं कह रही थी, कुछ मत कह और ना कुछ पूछ। एक बात बताओ मेरी यूट्यूबर बहुओं, तुम यूट्यूब देखकर खुशी मिल रही थी जो तुम 5 की 5 अपना यूट्यूब चैनल चालू करके बैठ गयी? सासू माँ, आजकल तो हर 5 लोगों में से 3 लोग यूट्यूबर निकलते हैं। और सासू माँ, इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन YouTube चैनल के चक्कर में सारा दिन फोन लेकर घूमती हो तुम 5। ऊपर से मुझ बुढ़िया की सेवा पर तो ध्यान ही नहीं है। अरे लोगों की सुबह शाम पूजा पाठ भजन कीर्तन से होती है, लेकिन मेरी सुबह तो तुम YouTube बहुओं की हेलो गाइस सुनकर ही होती है। लीलावती की 5 बहुएं यूट्यूबर थीं और अपने अपने YouTube चैनल पर अलग अलग तरह की वीडियोस बनाकर अपलोड किया करती थी, जिसके चक्कर में उनके घर के कामों में बिल्कुल ध्यान नहीं होता था। वैसे तो लीलावती अपनी बहुओं को किसी भी बात के लिए रोका टोका नहीं करती थी। हाँ, कभी कभी परेशान होकर 2-4 बातें जरूर सुना देती थी। एक रोज उनके पड़ोस में रहने वाले दुबे जी घर आते हैं। लीलावती जी घर पर हैं क्या? हाँ दुबे जी, घर पर ही हूँ, मैं भला कहाँ जाऊँगी? वो शारदा जरा काम में व्यस्त है, तो शाम को घर में कीर्तन रखा है, आइएगा जरूर। क्या कहा अंकल जी, कीर्तन है आपके घर पर? बढ़िया, आज के व्लॉग का कंटेंट मिल गया। अंकल, क्या मैं अपने YouTube चैनल के लिए कीर्तन की वीडियो बना सकती हूँ? कीर्तन की वीडियो? हाँ, क्यों नहीं, बना लेना। बहू, कीर्तन में श्रद्धा से भगवान के भजन गाने जाते हैं, अब तुझे उसकी भी वीडियो बनानी है। क्यों नहीं सासू माँ, आपको पता है मेरी फ्रेंड ने अपने घर पर हुई पूजा का व्लॉग डाला था, उसके कारण उसके 5 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। वैसे अंकल जी, आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अच्छा लीलावती जी, चलता हूँ। इतना कहकर दुबे वहाँ से निकल लेता है। तभी बाकी की 4 बहुएं भी वहाँ आ जाती हैं, जिनमें से पल्लवी बहू का मुंह उतरा देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू क्या हुआ, तू क्यों इतना उदास है? सासू माँ देखिए ना, अलग अलग तरह से मेकअप वीडियो बनाकर सामी पर अपलोड करती हूँ, फिर भी मेरे YouTube चैनल पर लाइक्स नहीं आ रहे हैं। अब उदास ना होऊं तो और क्या करूँ? बताओ, तुम्हारे चैनल का ये हाल है, हमारा देवरानी जेठानी का YouTube चैनल की वीडियो ट्रेंड पर चल रही है और हम तो रोस्ट वीडियो बनाते बनाते पगला ही गए हैं। अभी लग रहा है कि रोस्ट करते करते हम वस्ट हो गए हैं। हाय मेरी यूट्यूबर बहुओं, तुम और तुम्हारे YouTube चैनल के झंझट तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते। तुम 5 के YouTube चैनल हैं, लेकिन पैसा तो अभी तक किसी के चैनल से नहीं आ रहा है। सासू माँ सब्र करो, पैसा भी आएगा। देखो बहुओं, तुम 5 ऐसे अलग अलग YouTube चैनल चला रही हो, क्यों ना तुम 5 मिलकर एक ही चैनल को अच्छे से चलाने में मेहनत करो। तुम 5 का दिमाग एक साथ मिलकर काम करेगा तो क्या पता उस YouTube चैनल के लिए कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए।
तुम लोगों को, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर लीलावती वहाँ से चली जाती है तो उसकी पांचों यूट्यूबर बहुएं उसकी दी सलाह पर बहुत सोचती हैं और अंत में ये फैसला लेती हैं कि पांचों मिलकर एक यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएंगी, जिसमें वो पांचों मेहनत करेंगी और आखिर में पांचों बहुत सोचने के बाद व्लॉग्स विद 5 बहुएं नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू करती हैं, जिसमें वो पांचों फूड्स, मेकअप, चैलेंज और भी कई तरह के व्लॉग्स बनाती हैं और उसे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हैं, जिससे पांचों एक साथ यूट्यूब चैनल के लिए मेहनत भी करती और साथ ही घर के कामों पर भी ध्यान देती। एक रोज पल्लवी फोन देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ओए होए, हमारे चैनल के व्लॉग्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। सासू माँ, ज्यादा लाइक्स तो नहीं है, लेकिन कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। सब हमारी एडिटिंग का कमाल है। हाँ, हमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। अरे मेरी यूट्यूबर बहुओं, अभी इस बात पर लड़ने मत बैठ जाना। अभी यूट्यूब चैनल ठीक से चल रहा है ना, ये क्या कम है? सासू माँ, सही कह रही हैं आप। चलो इसी खुशी में बढ़िया कड़क चाय और पकोड़े ले आओ। अभी लाए सासू माँ। इस तरह लीलावती की पांचों यूट्यूबर बहुएं और भी मेहनत करती हैं। संजना एक पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की थी। संजना को अपने नाम से बहुत प्यार था। दूसरों से अपना नाम सुनना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि उसका ये नाम उसके पिता ने रखा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। इसीलिए जब भी वो किसी से अपना नाम सुनती थी तो उसे अपने पिता के करीब होने का एहसास होता। ऐसे ही एक रोज संजना अपने कमरे में बैठी किताबें पढ़ रही होती है। तभी उसकी माँ उर्मिला वहाँ आती है और कहती है, गुड्डी, अगर तू कोई जरूरी काम नहीं कर रही है तो बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सुमन आंटी के घर चलेगी क्या? पहली बात तो ये कि माँ, मेरा नाम संजना है, ना कि गुड्डी वुड्डी, इसलिए आप मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। मेरे पिताजी ने कितना अच्छा नाम दिया है मेरा, बुलाना है तो मेरे नाम से बुलाओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरा नाम गुड्डी रखना चाहती थी, लेकिन तेरे पिताजी ने पता नहीं क्या अजीब सा नाम रख दिया, संजना। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं तुझे गुड्डी ही बुलाऊंगी। माँ, मेरा नामकरण हो गया है, ये रोज रोज मेरा नामकरण मत किया करो। आपको नहीं पसंद है, लेकिन मुझे मेरे पिताजी का दिया हुआ नाम संजना बहुत पसंद है। और नाम की छोड़ो, आपको ऐसे आज अचानक सुमन आंटी के घर की याद कैसे आ गई? मुझे कुछ काम था उससे, और बहुत दिन हो गए हैं उससे मिलना भी नहीं हुआ, इसलिए सोचा मिलाऊं उससे। माँ, पागल उसे बनाइए जो आपको जानता ना हो। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करिए। मुझे अच्छी तरह से पता है आप बिना किसी जरूरी काम के सिर्फ हालचाल पूछने के लिए किसी के घर नहीं जाने वाली। सीधे सीधे बताइए, क्या बात है? सच में कोई बात नहीं है, सिर्फ हाल पूछने के लिए ही जाना है, और वो मेरी सहेली है, तो क्या मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती हूँ? जरूरी है क्या? कोई काम होगा तभी जाऊंगी उससे मिलने। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, रास्ता नहीं जानती, इसलिए इतना भाव खा रही है। रहने दे, मत जा तू। आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी तुझसे। माँ, एक दिन की छुट्टी मिलती है, क्या किसी के घर जाना? चलिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने आपको कहीं घुमाया नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ अपनी सहेली सुमन के घर ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चलिए आप अपनी सहेली के यहाँ जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। अब खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर सुमन के घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर संजना सुमन से कहती है, क्या बात है आंटी, आप माँ से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, जरूर आप दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। नहीं संजना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उर्मिला और मेरी मुलाकात हुए बहुत दिन हो गए थे, शायद इसलिए वो इतनी परेशान होगी मिलने के लिए। अगर कोई बात होती तो तुझे लगता है हम तुझे नहीं बताते। हाँ, बात तो है आंटी जी। चलिए कोई नहीं, आप लोग बैठकर बात करिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, वैसे ही तू जल्दी मेरे घर नहीं आती है, आज आई है तो मैं तुझसे काम करवाऊंगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आंटी, बेटा भी कहती है और पराया भी करती है, वैसे भी दो बुजुर्ग औरतों के बीच बैठकर मैं क्या ही करूँगी। संजना इतना कहकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर उनके पास आ ही रही होती है कि दोनों आपस में बातें करते हुए कहती हैं, सुमन, तूने कहीं मेरी बेटी के लिए लड़का देखा? अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, यही आखिरी जिम्मेदारी है मेरी, जल्दी से पूरी हो जाए, इसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए बस। हाँ उर्मिला, मैं तेरी बात अच्छे से समझ रही हूँ, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ,
लेकिन तू तो जानती है कि अच्छे लड़के जल्दी नहीं मिलते हैं और शादी तो संजोग पर ही होता है, जब समय आएगा तब हो जाएगा। तू सही कह रही है सुमन, लेकिन क्या करूं, चिंता तो होती है ना। उर्मिला और सुमन की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी संजना सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद हंसते हुए चाय लेकर उनके पास आती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। माँ, आप मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करती हैं? जब होनी होगी हो जाएगी। लीजिए चाय पीजिए टेंशन फ्री होके। कुछ देर बाद संजना अपनी माँ उर्मिला के साथ अपने घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ संजना की शादी एक दीपक नाम के लड़के से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक रोज संजना हॉल में बैठी अपनी सास सुलोचना के पैर छूने के लिए आती है। तभी सुलोचना उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहती है, सौभाग्यवती रहो। बहू, आज शाम को बहू के नामकरण की रस्म के लिए मोहल्ले की औरतें हमारे घर आ रही हैं। उनके खाने पीने का थोड़ा देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू का नामकरण? ये कौन सी रस्म होती है? इसके बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना है। मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। मैं किसी के कहने पे अपना नाम नहीं बदलने वाली हूँ, फिर चाहे वो मेरे ससुराल वाले ही क्यों ना हो। बहू, मैंने जो बोला है तुझे समझ में आया ना? कहाँ खो गई तू? हो जाएगा ना सारा इंतजाम रस्मों और मेहमानों के खाने पीने का? जी माँ जी। संजना इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति दीपक से बहू का नामकरण की रस्म के बारे में पूछती है, जिस पर दीपक हंसते हुए कहता है, जैसा बच्चा होने पर ना हम बच्चे का नामकरण करते हैं, उसी तरह हमारे घर का ना रिवाज है कि ना जब भी कोई नई बहू आती है ना हमारे घर, और इस रस्म को किया जाता है और जिसके बाद ना उसका नामकरण करके ना उसको नया नाम देते हैं। ये कैसी रस्म है? मुझे ये रस्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं अपना नाम बदलूंगी। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। मैं ऐसे किसी रस्म को पूरा नहीं करने वाली हूँ, ना ही मानने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो, माँ को पता चला ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये रस्म ना हमारे घर में बहुत मायने रखती है और इस रस्म को निभाने के में ना क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हें नहीं पसंद होगा तो हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे ना नए नाम से, लेकिन रस्म तो करनी ही पड़ेगी ना। बिल्कुल भी नहीं। मैं जब ऐसी किसी रस्म को मानती ही नहीं हूँ तो मैं ऐसी कोई रस्म करूँगी भी नहीं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सासू माँ क्या सोचती हैं या उनको कैसा लगता है। अपनी बहू संजना और अपने बेटे दीपक की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सुलोचना सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बहू के नामकरण की रस्म के लिए मोहल्ले की सभी औरतें सुलोचना के घर आती हैं। तभी सुलोचना अपनी बहू संजना को सबके सामने लेकर आती है और रस्म शुरू होने वाली होती है कि तभी संजना धीरे आवाज में सुलोचना से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है इस रस्म के बारे में। देखिए मैं वो। बहू, तुझे जो भी बात करनी है तू रस्म पूरी होने के बाद कर लियो। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। सुलोचना इतना कहकर बहू के नामकरण की रस्म शुरू कर देती है और अपनी बहू की आरती उतारकर सभी के सामने उसे नया नाम दे देती है, जिसे सुनकर संजना हैरान हो जाती है क्योंकि उसका नया नाम उसी का पुराना नाम ही होता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने मेरे नए नाम के बदले मेरा वही नाम क्यों रखा? मुझे कुछ समझ नहीं आया है। ये तो बहू के नामकरण की रस्म है ना? बहू, मुझे पता है कि तुझे अपने नाम से कितना प्यार है। ये नाम तुझे तेरे पिताजी ने दिया है, इसलिए मुझे उर्मिला जी ने सब बता दिया था। मैंने तो तभी सोच लिया था कि अपने घर की बहू के नामकरण की रस्म में मैं तेरा वही नाम रखूंगी, जिसमें रस्म भी पूरी हो जाएगी और तुझे अपना नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा। अपनी सास की बात सुनकर संजना को अपने गलत स्वभाव पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी सास से अपने गलत स्वभाव के लिए माफी मांगती है। साथ ही अपने ससुराल की बहू का नामकरण की रस्म को खुशी खुशी पूरा भी करती है।